हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ठीक है, जो क्लास 12th में चाहे CBSE बोर्ड हो चाहे IC बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, डेरिवेशन जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अगर हम उसमें क्या करें, परफेक्शन ले आए किसी भी तरीके से, तो हमारे 16 नंबर पक्के होंगे। ये तो बात श्योर शॉर्ट है, जो डेरिवेशन के नाम पे आएगा। ठीक है। अब इसके अलावा जो हमें फॉर्मूले याद होंगे, उससे जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन या 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल हो जाएंगे, वो तो बोनस है। मतलब 16 नंबर हमारे कहीं भी नहीं गए हैं। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए बेटा, स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो कॉपी पेन निकालिए और लिखिए पहला डेरिवेशन, है ना। पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में अल्टरनेटिंग करंट तक जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे चैप्टर हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वो सारी की सारी क्या होंगी, कवर करा दी जाएंगी। ठीक है, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा आपको। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 देखो आप लोग। चैप्टर नंबर 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो हमारी इंपॉर्टेंट प्रूविंग है वो 3 है, वो साइड में मैं लिख भी दे रहा हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो एक हमारी डाइपोल में, इलेक्ट्रोस्टैटिक तो यूनिट है, पहला चैप्टर है वो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो उसमें डाइपोल में एक्सियल इंपॉर्टेंट है, इक्वेटोरियल इंपॉर्टेंट है, और इसी में टॉर्क। ये तीनों साथ ही साथ लिख भी लो। जो जो इंपॉर्टेंट प्रूविंग है वो कॉपी में साथ साथ लिखते भी चलो। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, डाइपोल में एक्सियल वाली इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद आती है इक्वेटोरियल वाली, फिर उसके बाद इसी में टॉर्क की आती है। ठीक है, एक्सियल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंड ऑन पोजीशन बोलते हैं। एक्सियल पोजीशन ही हमारी क्या कहलाती है, एंड ऑन पोजीशन कहलाती है। इक्वेटोरियल को हम लोग बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो डेरिवेशन कैसे होगा। सबसे पहले तो इतना समझ में आ ही गया तुम लोगों को। एक बार मैं डायग्राम बना देता हूं ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना हो। जैसे मैं एक्सियल की बात करूं, देखो साथ ही साथ समझाते भी चलेंगे। ये ना सोचना कि केवल कॉपी में लेकर के आ गए हैं तो वही बोल देंगे। कथावाचक हम हैं नहीं, है ना। तो हमें क्या करना है, साथ ही साथ समझाते भी रहना और तुम्हें समझ में आना चाहिए। किसी भी प्रूविंग में कोई भी डाउट हो बेटा बताना जरूर, है ना, क्योंकि यहाँ पे फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हम लोग। अब यहाँ पे हो गया ये -q और ये +q, ये कहलाती है डाइपोल की एक्सिस। ए बी जो है ये कहलाएगी डाइपोल की एक्सिस। अगर इसी एक्सिस में कोई पॉइंट है, जैसे मान लो पॉइंट P है, तो ये हमारा कहलाता है, कौन सी पोजीशन कहलाती है, ये कहलाती है एक्सियल पोजीशन। और इक्वेटोरियल की अगर हम बात करें तो ये हो गया -q और ये हो गया हमारा +q। अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कोई होती है तो वो हमारी कहलाती है इक्वेटोरियल पोजीशन। क्लियर है इतना। अब आते हैं हम लोग प्रूविंग पे। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं इसको। देखो अब डायग्राम यहाँ पे देखो, ये हमारा है -q। ठीक है, ए पॉइंट जो है वो हमारा क्या है, वो है -q। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये ए पॉइंट हो गया -q और ये जो बी पॉइंट है ये तुम्हारा क्या हो गया, +q। हमें निकालना है कहाँ पर, पी पॉइंट पे निकालना है। तो जब हम पी पॉइंट पे निकालेंगे तो देखो यहाँ पे जिस बी पॉइंट पे निकालनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बात हमेशा याद रखना कि उस पॉइंट को हम लोग क्या मानते हैं, उस पॉइंट को हम लोग मानते हैं पॉजिटिव। तो उस पॉइंट को हमने पॉजिटिव माना। तो देखो बी वाला जो है, बी वाला ये प्लस है और इसको हमने प्लस माना हुआ है, तो बताओ बी वाला क्या करेगा, रिपेल करेगा ना, तो ये E2 हो जाएगा, जैसा कि डायग्राम में दिख भी रहा है तुम्हें। और ए वाला क्या है, ए वाला क्या है, माइनस है ना, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो देखो एक पॉइंट पर एक वेक्टर इस तरफ दिया हुआ है E2, एक कहाँ गया, E2 इस तरफ गया, और एक किधर आया, E1 आया ना। तो दोनों के दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे, खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो जब खत्म करने की कोशिश करेंगे तो ई नेट की वैल्यू बेटा कितने आने वाली है, ई नेट की वैल्यू आ जाएगी E2 - E1। ये बात समझ में आई, E2 - E1, इतना क्लियर है। तो देखो जब E2 की बात करेंगे तो E2 और E1 की अगर हम बात करेंगे तो समझो ध्यान से कि जब हम B पॉइंट पे कर रहे हैं तो B पॉइंट की P से डिस्टेंस क्या है, कम है,
और अगर बी पॉइंट की पी से डिस्टेंस कम है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसलिए E2 को हमने मान लिया ज्यादा होगा, जो कि समझ में आ भी रहा है। तो E2 की वैल्यू आ गई KQ/R² होता है। अब बताओ R की वैल्यू, देखो ये -Q था, ये +Q था, ठीक है, और यहां से ये डिस्टेंस L और L मानी गई थी, और यहां से R डिस्टेंस पे पॉइंट था। तो बताओ यहां पे अगर हम B से P की बात करें तो R तो ये टोटल हो गया, और L उसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी R - L। क्लियर है इतना। तो ये हो गई R - L, तो यहाँ पे आ जाएगा KQ/R - L का होल स्क्वायर, और E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, KQ/R+L का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे देखो ये हमारा आ जाएगा E2 - E1 आ जाएगा। ठीक है, अब E2 - E1 आने के बाद अगर हम वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो देखो E2 - E1 की जब तुम वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से ये E2 है और ये हमारा क्या है, E1 है। तो E2 - E1 जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा KQ/R - L का होल स्क्वायर माइनस KQ/R+L का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया R - L का होल स्क्वायर माइनस KQ/R+L का होल स्क्वायर। अब यहाँ से जो जो चीज़ें कॉमन हो सकती हैं वो साथ साथ देखो कॉमन लेते हुए चले आते हैं। तो ये आ जाएगा 1/R - L का होल स्क्वायर माइनस 1/R+L का होल स्क्वायर। देखो लिखा हुआ है, तुम्हारे साथ साथ इसलिए लिख रहे हैं ताकि तुम्हें वो चीज़ें समझ में आए, कहीं ये ना लगे रटी रटाई चीज़ें लेकर के चले आए और भाज दिया है सर ने, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ये हो गया KQ, नीचे देखो A - B का होल स्क्वायर और A + B का होल स्क्वायर। तो A - B इंटू A + B कितना होता है, A² - B² का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी R+L का होल स्क्वायर माइनस R - L का होल स्क्वायर। यहाँ से देखो अब क्या आएगा, KQ, अगर हम उसको लिखते तो ये आता A + B का होल स्क्वायर माइनस A - B का होल स्क्वायर। तो अगर हम चाहे तो ओपन ही कर लो, A + B का होल स्क्वायर कितना होगा, A² + B² + 2AB माइनस A² - B² + 2RL हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अपॉन में ये हो जाएगा R² - L² का होल स्क्वायर। अब इसके बाद देखो ये तुम्हारा आ गया KQ, जो जो चीज़ें कैंसिल होनी थी वो कैंसिल हो जाएंगी। ये आया 4RL अपॉन में R² - L² का होल स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन समझ में आई। अब देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया Q इंटू 2L। Q इंटू 2L बेटा हमारा कितना होता है, Q इंटू 2L होता है P के इक्वल होता है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। तो ये तुम्हारा Q इंटू 2L हो गया P के इक्वल। तो यहाँ पे देखो ये P के इक्वल आया, तो Q इंटू 2L की जगह डाल दिया P और इंटू 2R, और ये हो गया R² - L² का होल स्क्वायर। अब देखो Q इंटू 2L है, ये P के इक्वल हो गया, यहाँ पे लिख भी दिया है। हर एक चीज लिखी हुई है बेटा, तब जाकर के इतना समझाना पड़ रहा है। फिर E की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 2PR/R² - L² का होल स्क्वायर। ये हमें याद रखना है। लेकिन जो ज्यादातर प्रूविंग आती है वो किसके लिए आती है, शॉर्ट डाइपोल के लिए। तो शॉर्ट डाइपोल में हमें पता है कि R ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, L होना चाहिए। तो जब R ग्रेटर देन L होगा तो शॉर्ट डाइपोल के लिए यहां से कितना आ जाएगा, 2PR/R⁴ आ जाएगा। एक R से कैंसिल होगा तो नीचे कितने बचेंगे, क्यूब बचेगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी। देखो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1 मार्क्स में आ सकता है वो अलग से लिखा गया है। ये क्या है, इन एक्सियल पोजीशन E जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, P के होगा। P यहाँ पे क्या है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो बताओ इस प्रूविंग में किसी को कोई डाउट है, कहीं पर कोई भी डाउट नहीं है ना बेटा। चलते हैं फिर अगली प्रूविंग पे। अगली प्रूविंग क्या है, अगली प्रूविंग है एक्सियल के लिए। तो एक्सियल में देखो, एक्सियल में डायग्राम तो ये बना ही हुआ है। डायग्राम एक बार जूम करके और दिखा देते हैं तुम्हें। ये देखो यहाँ पे ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये यहाँ पे इस पॉइंट की बात हो रही है।
किस पॉइंट की बात हो रही है? पी पॉइंट की बात हो रही है, इस पॉइंट की। अब तुम यहां से ध्यान दो तो माइनस इधर है और प्लस इधर है, ए बी है ना। तो माइनस वाला क्या करेगा? माइनस वाला इसको अट्रैक्ट करेगा ना, ठीक है। ये डायरेक्शन देखो तभी अभी नहीं बनाई थी ताकि तुम्हारे सामने बनाए तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आए। अब बताओ ये ए वाला पी को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। बी वाला पी को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो यहां पे ये E2 हो गया। अब तुम्हें पता है कि अब ये क्या है? इक्विलेट आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। तो अगर इसको थीटा माना है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। और अगर हमने इसको थीटा मान लिया तो वो एंगल भी कितना होने जा रहा है? थीटा होने जा रहा है। अब यहाँ पे देखो थीटा के पास वाली साइड हमेशा क्या मानी जाती है? कॉस मानी जाती है। तो ये हो गया E1 कॉस थीटा और ये वाला कितना हो गया? E2 कॉस थीटा। एक कंपोनेंट इधर जा रहा है और एक कंपोनेंट इधर जा रहा है। तो हमने क्या किया? E2 के दो कंपोनेंट ले लिए और E1 के दो कंपोनेंट ले लिए। तो E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा, देखो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि E1 इक्वल टू क्या है? यहाँ पे E2 है, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है और चार्जेस भी इक्वल हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये क्या होने वाला है? इक्वल ही होने वाला है। अब जो नेट आएगा, ई रिजल्टेंट आएगा, वो कैसे आएगा? वो आएगा E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा और E1 E2 इक्वल है। तो ये नेट कितना आ गया? 2E1 कॉस थीटा। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आ गई। तो अब देखो नीचे ले आते हैं इसको। 2E1 कॉस थीटा तक कहानी समझ में आ चुकी है। यहां तक तो कोई डाउट है नहीं। तो जब यहां तक कोई भी डाउट नहीं है तो बस अब प्रूविंग में देखो ज्यादा बचा भी नहीं। अब 2E1 कॉस थीटा हो चुका है। E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है ना, Q अपॉन आर स्क्वायर होता है। ये जो ट्रायंगल बना हुआ था इसमें हमने क्या था? L इतना था, R इतना था। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से निकल आएगा ना। तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ से ये वैल्यू आएगी। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू कितनी है? L अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आ जाएगा। क्लियर है इतना? तो E की वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा? Q इंटू 2L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितना हो गया? 3/2 हो गया। अब Q इंटू 2L को हमने कितना बोल दिया? P बोल दिया। और ये आ गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 आ गया। कहीं कोई डाउट हो तो बेटा बताओ। देखो हुआ क्या है, कॉस थीटा इसको हमने मान लिया x, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? L/x आ जाएगी ना। और यहाँ पे Q/x² लिखा हुआ था, तो यहाँ पे हमने बस x की वैल्यू निकाल ली है। x की वैल्यू होगी कितनी? x की वैल्यू होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इतना हो जाएगा। और अगर हमारा डायपोल छोटा है तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी? P/r³ आ जाएगी। कहीं पर किसी को कोई भी दिक्कत है बेटा? कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये अब हो गया। अब इसमें जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि डायरेक्शन की बात होगी। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, E जो होगा E इज एंटी पैरेलल। ये कॉपी में लिखना है सबको, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है इससे। E जो होगा वो क्या होगा? एंटी पैरेलल होगा किसके? P के। क्लियर है इतना? E जो होगा वो क्या होगा? एंटी पैरेलल होगा किसके? P के हो जाएगा। समझ में आई बात? आते हैं तीसरी प्रूव पे, जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की लास्ट इंपॉर्टेंट प्रूविंग है, उस पे आते हैं। तो देखो वो क्या है? वो है टॉर्क की। टॉर्क की अगर हम बात करेंगे तो टाउ की वैल्यू क्या होती है? PE साइन थीटा होती है। इसको हमें प्रूव करना है। तो देखो इसको जूम करके और तुम्हें बड़ा दिखा दें डायग्राम। तो ये यहाँ पे एक डायपोल रखा हुआ है। डायपोल जो रखा हुआ है तो यहाँ पे देखो डायरेक्शन बनानी है हमको। तो ये मान लिया A पॉइंट है और ये है B पॉइंट। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो प्लस वाला जो चार्ज है उस पर फोर्स तो इधर लगेगा, और जो माइनस वाला चार्ज होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इतना जानते हैं हम सब लोग। तो बताओ A पॉइंट पे -Q होने की वजह से फोर्स किधर लगेगा? इस तरफ लगेगा। और B पॉइंट पे फोर्स किधर लगेगा? इस तरफ लगेगा। अब बताओ अगर नेट फोर्स पूछा जाए, दोनों चार्ज पे फोर्स की वैल्यू तो Q इंटू E होगी।
यहाँ तक तो समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, इतना समझ में आया। नेट फोर्स की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, Q इंटू ई हो जाएगी। और अगर नेट फोर्स पूछा जाएगा, मतलब सिंगल पे कितना होगा, क्यू ई होगा, और अगर तुमसे नेट फोर्स पूछा जाएगा तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि क्यू ई एक तरफ है, दूसरा क्यू ई इधर है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अपोजिट और इक्वल फोर्स होते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, कपल का फॉर्मेशन करते हैं, और कपल का क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स होता है। और मोमेंट ऑफ फोर्स की वैल्यू क्या होती है, टाउ इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू तो पता हो चल गई, Q इंटू ई है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो कितनी आएगी, जैसे मान लो ये ए बी था, ये सी था, फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो ये बी सी जो वैल्यू होगी वही किसकी हो जाएगी, वही हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगी। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हमें पता है ए बी की वैल्यू हमने कितनी मान ली, ए मान ली, तो ये आ गया ए साइन थीटा, तो ये हो गया Q इंटू ए इंटू ई साइन थीटा। Q इंटू ए चार्ज इंटू डाइपोल लेंथ, ये हमारा क्या कहलाता है, P कहलाता है। तो टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, PE साइन थीटा हो जाएगी। यहां तक समझ में आया। वेक्टर फॉर्म इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का। ठीक है, वेक्टर फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो देख लो इसको एक बार। वेक्टर फॉर्म में मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, और इम्पॉर्टेंट क्या है, टाउ की वैल्यू। तो वेक्टर फॉर्म इसका 1 नंबर का, ये कॉपी में अलग से लिख लो स्टार बना के, 1 नंबर का पूछा जाता है वेक्टर फॉर्म। ठीक है, और टाउ मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री, और मिनिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी, P इंटू ई, और मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यूनिफॉर्म में एफ नेट की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी ही होगी, इतना ध्यान रखना है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो एफ नेट की वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है, तो तीनों प्रूविंग इलेक्ट्रोस्टैटिक की क्लियर हो गई सबको, कहीं कोई डाउट तो नहीं है। चलो फिर अगली बात करते हैं। चौथे नंबर पे आता है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में देखो 3 प्रूविंग है एप्लीकेशन पे, कौन कौन सी है पहले तो लिख लो। इनफाइनाइट लीनियर चार्ज है, लिख दे रहा हूं यहां पे, इनफाइनाइट लीनियर चार्ज, इसकी एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है हमने, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रूविंग है और कौन कौन से सिलेबस से हटी हुई है। ठीक है, इनफाइनाइट लीनियर चार्ज हो गई, फिर इनफाइनाइट स्फेरिकल सेल है, और इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है। इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज भी है और इनफाइनाइट स्फेरिकल सेल भी है। तो तीनों की अभी एक एक करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहले एक एक करते हुए तुम लोग इतना लिख लिया करो, प्रूविंग का नाम क्या है, नहीं तो प्रूविंग समझ में नहीं आएंगी बेटा। ठीक है, जल्दी जल्दी हो रहा हो तो बता दो, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें समझ में आना चाहिए, वीडियो की लेंथ तो तुम अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर एक बार चीज़ें समझ में आने लगेंगी, कॉपी पेन है, नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना हमारा, तो वहाँ से नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचा करो कि कैसे अच्छे अच्छे एक डेरिवेशन का बना रहे हैं, एक ऐसे ही ग्राफ का बना देंगे, तो वहाँ पे तुम लोगों को सारे ग्राफ भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज था, एक हमने इनफाइनाइट लाइन चार्ज यहाँ पे बना दिया मान लो। अब इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ये प्लस चार्ज मान लिया। ठीक, हमें P पॉइंट पे चाहिए, तो सबसे पहले अगर हमें गॉस थ्योरम की हेल्प से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है तो हम वहां पे क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस फॉर्म करते हैं। तो अगर हम लीनियर चार्ज है और इसको अगर हम देखो एक लाइन है और उसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो धीरे धीरे वो क्या बनेगा, एक सिलेंडर बनेगा ना। तो यहाँ पे देखो ये सिलेंडर बना हुआ है। अब जब सिलेंडर बन गया, ठीक है, जब ये सिलेंडर फॉर्म हो गया, अब तुम डायग्राम पे ध्यान दो, तो हम देखो यहाँ पे 3 चीजें हमें करनी थी। हमें कौन कौन सी चीजें करनी थी, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो देखो एक पॉइंट हमारे पास ये है,
एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये। तुम ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सब में इस तरफ होगी, क्योंकि जहां पे भी ये प्लस चार्ज है तो प्लस, और जहां पे निकालना होता है वहां पे क्या मानते हैं, प्लस ही तो मानते हैं। तो प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। यहाँ वाला प्लस भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। यहाँ वाला प्लस भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब एरिया वेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो एरिया वेक्टर देखो इसमें किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी होने वाली है, 0 डिग्री होने वाली है। और यहाँ पर फिर से थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। तो देखो तुम यहाँ पे दो जगह तो 90 हो गई और एक जगह थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो जब देखो अब प्रूविंग करना स्टार्ट करेंगे तो जब प्रूविंग करना स्टार्ट किया तो हम क्या लिखते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखते हैं। तो देखो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जब हम बात करेंगे तो ये आएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। φ1 की बात करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। φ3 की बात करेंगे तब भी थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। φ2 वाले में कितना हो जाएगा, EA cos थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई, E इंटू ए आ गई। एरिया देखो यहाँ पे पूरा नहीं लेंगे, क्योंकि स्फेयर वाला जो सर्किल वाले थे वो क्या कर रहे थे, कैंसिल आउट कर दे रहे थे। तो बच क्या रहा था बेटा, बच रहा था केवल कर्व्ड सरफेस का। और कर्व्ड सरफेस का हमें एरिया पता होता है, कितना होता है मेरे बच्चे, 2 पाई RH होता है। तो फाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, E इंटू 2 पाई RH आ गई। अब इसके बाद हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो जब हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो देखो तुम ध्यान से, फाइनेट की वैल्यू कितनी है, फाइनेट की वैल्यू है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। ये कौन सा चार्ज है मेरे बच्चे, ये है लीनियर चार्ज। और लीनियर चार्ज में हमें पता होता है Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। तो Q इक्वल टू कितना हो जाता है, लैम्डा इंटू एल हो जाता है। तो यहाँ पे आ गया लैम्डा इंटू एल, या इसी को H से दिखा दिया, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है, ठीक। अब यहाँ से जो जो कैंसिल आउट हो सकता था वो कैंसिल आउट किया और हमारा ये आंसर आ गया। कितना है ये, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमेशा हमारी आदत क्या होती है, 4 पाई देखने की होती है। तो याद ये वाला किया करो, इसी से वैल्यू पुट किया करो तो आंसर आ जाएगा। समझ में आया। तो गॉस थ्योरम में ये जो पहली प्रूविंग थी उसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को, समझ में आ रहा है, बढ़िया से समझ में आ रहा है। अगर बेटा समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया हुआ है। और अपने अपने दोस्तों को कम से कम इतना असाइनमेंट रखो कि अपने किसी एक दोस्त को बुला के लाना है, ठीक है। अगर हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है और अगर तुम लोग सही से सपोर्ट करोगे तो देखो बहुत ही जल्दी हम लोग लाइव भी आएंगे और लाइव आकर के धूम मचानी है, ताकि बोर्ड से पहले यार हर एक बच्चे के पास कंटेंट पहुंच जाए। बस यही दिली ख्वाहिश है हमारी, है ना। क्योंकि क्या होता है ना, हर एक इंसान अपने अपने बैच चलाए पड़ा है इस समय, और बैच चला चला करके जिसके पास जरूरी है पहुंचना वो नहीं पहुंच पाता। और तुम लोग भी कई लोग मिस कर जाते होगे, बैच नहीं ले पाते होगे। तो ऐसा कुछ नहीं कि बैच में कुछ अलग बता दिया जाता है ना। फिजिक्स वही है, चाहे मेरे मुंह से सुनो चाहे किसी और के मुंह से सुनो, वो तुम्हारे ऊपर लगता है। आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, है ना। अब सोनू निगम टाइप तो हम निकाल नहीं सकते आवाज़ कि हम सोचो अरिजीत सिंह की तरह बन जाएं, कंसल्ट कर दें दिलजीत वाला। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ना मेरी वीडियो में कोई लड़की रोती है। तो सिंपल सी बात है, आए हो तो चुपचाप देख लो, समझ में आ जाए लाइक कर दो भैया। और कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आप लोग, ठीक है। तो देखते हैं अब अगली प्रूविंग। अगली प्रूविंग कौन सी है, शीट ऑफ चार्ज। लॉन्ग शीट ऑफ चार्ज की वजह से कैसे क्या प्रूविंग होने वाली है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो ये डायग्राम बना हुआ है। एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज था, हमने वहां पे क्या किया, एक स्मॉल एरिया मान लिया जिसको कि क्या बोला गया, DA बोला गया। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो देखो बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब निकालोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालोगे तो यहाँ पे देखो ये कितना हो गया, ये DA हो गया, ठीक। ये यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गया DA। ये यहाँ पे ऐसे ही DA ये हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, प्लस वाला पता है तुम्हें, प्लस वाला E को क्या करेगा, रिपेल करेगा।
तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। यहाँ से भी ई इसको रिपेल करेगा, तो यहाँ भी थीटा की वैल्यू कितनी होने वाली है, 0 डिग्री हो जाएगी। हमें क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो ये आ जाएगा ई ए कॉस 0 प्लस ई ए कॉस 0। अब कॉस 0 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1 होती है, तो कॉस 0 की वैल्यू आ गई 1, तो ये हो गया 2 अब फिर से बात वही आ रही है कि इधर जब हम क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे तो अब की बार ये कौन सी है, 2D फिगर है, तो 2D फिगर में Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एरिया होता है। तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा A हो जाएगी। यहां से ये वैल्यू पुट की तो E की वैल्यू आ गई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गई। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये E की वैल्यू आ गई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको पूरा नोट कर लेना, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। नोट्स जो है वो चैनल पे मिल जाएंगे, तो चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से हर एक चीज़ तुम लोगों को मिलती जाएगी। कमेंट सेक्शन में बता देना वीडियो कैसी लग रही है, जो भी कमी होगी, हाँ समझ में नहीं आ रहा, स्टूडियो है ऐसा नहीं है, लेकिन स्टूडियो में बेटा एक एक चीज़ कराने में ना, जो आधे घंटे की चीज़ है उसको 2 घंटा लग रहा है। और अब इस समय शो ऑफ का टाइम नहीं रह गया है, और सच बताएं तो भाई स्टूडियो दोस्त का है, मेरा तो है नहीं, तो वो भी अपनी क्लासें ले रहा है। तो यहाँ से जितना भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपको कंटेंट मिलता रहेगा, कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी, कंटेंट की क्वालिटी में कमी नहीं रहेगी। हाँ ये है कि थोड़ा स्टूडियो वाला इफेक्ट नहीं आएगा, तो उसके लिए परेशान मत होना, क्योंकि स्टूडियो के चक्कर में क्या है ना, लिखते हैं वहाँ पे, तो जब लिखेंगे तो वो टाइम तो वेस्ट होगा ही होगा, है ना। फर्स्ट क्लास होती है, स्टार्टिंग क्लास होती है, तो वहाँ पे बता दिया जाता है, जैसे कि वीडियो बनी हुई है, जो वीडियो बनी हुई है पहले से वो क्या है, माइंड मैप है। अब एक वीडियो आई है इसमें डेरिवेशन दिखाया गया है, अगली वीडियो आएगी इसमें ग्राफ के बारे में बताऊंगा मैं, फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनते हैं, है ना, एक एक पार्ट में ख़त्म कर देंगे। वन शॉट पूरी फिजिक्स का बनाना अभी पॉसिबल नहीं है और ना ही ज़रूरत है। जैसे जैसे पेपर पास आएगा तो मेरी स्पीड भी क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। अभी दिसंबर चल रहा है तो मैं थोड़ा स्पीड नॉर्मल बोल रहा हूँ, अभी यही जनवरी एंड में या फरवरी स्टार्टिंग में मिलोगे तो मेरी स्पीड भी क्या हो जाएगी, 2x 3x पे काम करेगी, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे ये वाली प्रूविंग समझ में आ गई। अब आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूविंग, कौन सी, स्फेरिकल सेल वाली आती। तो स्फेरिकल सेल की प्रूविंग देखते हैं। स्फेरिकल सेल जो होता है वो 3 पार्ट में बटा होता है, एक होता है आउटसाइड, एक होता है सरफेस पर, और एक होता है क्या, इनसाइड। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सरफेस वाली तो वहीं से मान लिया जाता है। तो देख लेते हैं, डायग्राम देखोगे यहाँ पे, तो डायग्राम में कुछ भी नहीं है बेटा, डायग्राम में बस इतना बताया गया है कि एक कोई स्फेरिकल सेल है, ठीक है, एक स्फेरिकल सेल है, सारा का सारा चार्ज कहाँ पर है, सरफेस पर है। शेल है तो अंदर तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है, हॉलो है अंदर। तो इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है कैपिटल आर। जो बाहर है कोई पॉइंट, उसकी डिस्टेंस हो गई स्मॉल आर, ठीक। अब यहां से हमें क्या करना है, हमें ई की वैल्यू निकालनी है। तो बाहर वाले के लिए जब करोगे तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से ये आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से जब हम क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखेंगे तो ये आ जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से देखो ई की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर आ गई। समझ में आया बच्चे इतना। अब जब ये वैल्यू आ गई है तो हम क्या करेंगे, आर अगर हमें सरफेस पे निकालना है तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा, और ये वैल्यू क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर आ गई। अब तुम ध्यान दोगे कि अगर हमें सी पॉइंट जो कि अंदर है, ठीक है, अगर कोई भी पॉइंट अंदर है तो ये बताओ कि क्या अंदर चार्ज होगा। क्यू की वैल्यू क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। तो जब क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी अंदर, तो ई की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, स्फेरिकल सेल में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनसाइड द शेल, वो हमेशा कितनी होने वाली है, वो हमेशा हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक। तो ये तीनों प्रूविंग समझ में आ गई, इन तीनों प्रूविंग में तो कोई डाउट नहीं है ना। तीनों एप्लीकेशन जो थी वो सारी की सारी समझ में आ चुकी हैं, ठीक।
अब बात आती है किसकी, गॉस थ्योरम की बात आती है कि गॉस थ्योरम में क्या है और कैसे प्रूफ होगी। तो गॉस थ्योरम में बहुत ही सिंपल है, और गॉस थ्योरम की हेल्प से हमें क्या करना है, हमें कूलम्स लॉ को प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ पे, तो वेरिफिकेशन ऑफ कूलम्स लॉ बाय गॉस थ्योरम, तो यहाँ पे आ गया EDA, ये हमने एक स्फेरिकल सेल मान लिया, स्फेयर मान लिया, और यहाँ पे P पॉइंट पे जो कि R डिस्टेंस पे था वहाँ पे वैल्यू निकालनी थी हमको। तो E.dA इक्वल टू क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अब यहाँ से EDA cos 0 की वैल्यू आ गई Q बाई एप्सिलॉन नॉट, E बाहर निकाल लिया, ये आ गया DA इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो DA की वैल्यू कितनी हो गई, 4πr²। तो यहाँ से E की वैल्यू आ गई 1/4πε0 Q बाई r²। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक वैल्यू निकाल ली, और F इक्वल टू क्या होता है, Q0 इंटू E होता है। तो यहाँ से F की वैल्यू आ गई Q0 1/4πε0 Q बाई r²। तो F की वैल्यू आ गई 1/4πε0 Q0 बाई r²। समझ में आया इतना, F की ये वैल्यू आ गई। हर एक चीज समझ में आ रही बेटा, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो फिर अगला करते हैं। अभी तक देखो 2 चैप्टर की प्रूविंग कंप्लीट हो चुकी है। 2 चैप्टर में कौन कौन सी प्रूविंग की है तुम लोगों ने याद है? अभी तक जो 2 चैप्टर हुए हैं उसमें हम लोगों ने देखो कौन कौन सी प्रूविंग कर ली है। उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड की 3 प्रूविंग की है। देखो क्या है, हर एक चैनल पे चल रहा है कि ये कर लो वो कर लो, लेकिन यार बोर्ड का मामला है और डेरिवेशन रटे रटाए आते हैं, तो उसमें भी इस रिस्क तो नहीं लेना चाहिए। इंपॉर्टेंट मैं बता सकता हूँ कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी के लिए तो रिस्क नहीं ले सकते ना। अभी तो हम लोग सोच रहे हैं कि पूरे में पूरे नंबर लाने हैं। देखो अभी क्या होगा, फिल्टर लगेंगे। अभी हर एक बच्चा सोच रहा होगा कि मेरे 80 में 80 या 70 मेरे 70 में 70 आ जाएंगे, लेकिन अभी धीरे धीरे समय बीतेगा, उसको अपनी सेल्फ एनालिसिस करेगा, कहेगा नहीं 40 ही आ जाए तो बहुत है, ओवरऑल 70 ही हो जाए, हमारे इम्प्रूवमेंट नहीं देंगे। तो वो सारे बच्चे धीरे धीरे अभी आएंगे। तो उन सब के लिए क्या करना है, अभी एक वीडियो बना दे रहे हैं जो कि हमेशा 100% के लिए, पहला अटेम्प्ट हमेशा कहाँ के लिए मारोगे, 100% के लिए। उसके बाद फिल्टर लगेगा, 95% आएगा, 90 आएगा, फिर आएगा 80% आएगा, फिर आएगा सर 70% में भी घर वाले तो खुश हो रहे हैं सर, भगा नहीं रहे हमें अपने घर से। फिर आएगा सर जेई तो फोड़ देंगे, इसमें बस पास हो जाए हम, 70% आ जाए। तो वैसे बच्चे भी अब आएंगे धीरे धीरे वीडियो पे, तो उन सब का भी अभी से ध्यान रखते हुए बना रहे हैं। तो वो धीरे धीरे हम लोग भी क्या करेंगे, इसी प्रूविंग में से कट शॉर्ट करते जाएंगे, ताकि जो बच्चे आखिरी में बस हाँ रिस्क ले सकते हैं वो ले लें। 100 वाले के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है बेटा, वो उसको मेहनत करनी ही करनी है, रिस्क ले नहीं सकता है वो, ठीक है ना। तो देखो चार्ज एंड फील्ड में हम लोगों ने 3 प्रूविंग की हैं। कौन कौन सी कर ली, एक्सियल, इक्वेटोरियल और टॉर्क की, ठीक है। और दूसरा कौन सा था, गॉस थ्योरम था। गॉस थ्योरम में हम लोगों ने 4 प्रूविंग कर ली, 3 तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कर ली, और 1 में कूलम्स लॉ को प्रूव करना था, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई है। तो अब अगले पे आते हैं। अगला टॉपिक कौन सा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में देखो क्या है, सबसे पहले प्रूविंग आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रूव करना है। तो देखो कैसे करेंगे। तो यहां पे देखो कोई एक पॉइंट दिया हुआ है हमें, कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट से हम ला रहे हैं किसको, Q0 चार्ज को लेके आ रहे हैं। यहाँ पे Q चार्ज बैठा हुआ है पहले से, और यहाँ से कौन सा चार्ज लेके आ रहे हो, Q0 चार्ज लेके आ रहे हो, धीरे धीरे लेके आए। तो हमने यहाँ पे एक स्मॉल डिस्टेंस मान ली, dx ले लिया इसको। तो V का फॉर्मूला होता है कि W टोटल वर्क डन इनफाइनाइट से P पॉइंट तक लाने में जितना भी वर्क करना पड़े वही हमारा क्या कहलाता है, वोल्टेज कहलाता है। तो V की वैल्यू हो जाएगी W इनफाइनाइट से P अपॉन Q0। अब इनफाइनाइट से P ला रहे हो तो बताओ बेटा क्या फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स तो कांस्टेंट है नहीं। क्यों, क्योंकि यहां पर भाई F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है,
एफ जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो फोर्स वेरिएबल है, तो जब फोर्स वेरिएबल है तो हम लोग वर्क डन क्या करते हैं, डी डब्ल्यू निकालते हैं, और डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट डी आर होता है, और इसी को इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा क्या निकलता है, डब्ल्यू निकलता है। ये रूल होता है। अब यहाँ पे देखो एफ डी एक्स कॉस 180, कॉस 180 क्यों हुआ बेटा, क्योंकि देखो फोर्स लग रहा है रिपल्सिव नेचर का, और बॉडी आगे की तरफ आ रही है, तो ये थीटा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो थीटा की वैल्यू हो गई 180। अब ये डब्ल्यू इनफाइनाइट से पी हो गया, माइनस इनफाइनाइट से आर के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ से थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन लगेगा। इंटीग्रेशन में बेटा इतना होता है कि अगर x की पावर -2 dx है तो ये तुम्हारा x की पावर n+1 अपॉन n+1 लग जाता है। तो ये तुम याद कर लो कि इतना होता है, तो -1/x आंसर आता है। बायो वाले जो हो वो याद कर लो, मैथमेटिक्स वालों को पता होना चाहिए, है ना। अब इतने के लिए तुम पूरा इंटीग्रेशन तो सीखोगे नहीं, बायो वाले जितने भी हो, है ना। ऑफेंड मत होना कि बायो लिए हैं सर ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बेटा। अगर कोई चीज़ एक नंबर की आनी है और रट के काम चल रहा है तो सिंपल सी भाषा में रट लिया जाता है ना। वहाँ पे ज़्यादा नेता नहीं बनते कि नहीं हमें सिखाइए, और ऐसा कुछ नहीं सिखाना, ना सीखो। आखिरी टाइम में जो जहाँ से मिले उतना कर लो। ये ना सोचो कैसे हुआ, न्यूटन नहीं बना जाता हर समय, हर समय न्यूटन नहीं बना जाता है। समझ लेते हैं अच्छा ऐसा होता है तो होता है, और इस समय तो बिल्कुल ना समझो कैसे क्या होता है, बस मान लो कि होता है। तो x की पावर -2 dx है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1/x आ जाएगा। अब ये कहलाती है अपर लिमिट, और ये क्या कहलाती है, लोअर लिमिट कहलाती है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये हमारी आंसर आ जाएगा, माइनस बाहर निकला हुआ है। अब यहाँ से जब करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ गई, W की वैल्यू इतनी आ गई, और यही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। भाई जितना भी वर्क हम करते हैं वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। और अगर हमें V निकालना है तो V की वैल्यू होती है W/Q0, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बच्चे, हर एक चीज समझ में आ रही है। फिर इसमें भी देखो पोटेंशियल में भी तीन थी, कौन कौन सी, एंड ऑन, ब्रॉड साइड ऑन, और एट एनी पॉइंट, तीनों थी हमारी। तो तीनों अगर हम लोग करना स्टार्ट करेंगे तो देखो यहाँ से सबसे पहले आती है एंड ऑन पोजीशन। तो एंड ऑन में अब की बार हमें क्या करना था भाई, माइनस की वजह से भी होगा और प्लस की वजह से भी तो होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों की वैल्यू पुट कर दी, दिखा देते हैं तुम्हें। तो देखो ये V-Q प्लस V+Q, V-Q और V+Q, इतना ही तो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो जब हम -Q बेटा लिखेंगे तो आ जाएगा K इंटू -Q अपॉन R+L, क्योंकि V का फॉर्मूला होता है ना KQ/R होता है। तो यहाँ पे R+L और प्लस KQ अपॉन R-L आ जाएगा। KQ कॉमन ले लिया तो यहाँ से -R प्लस L प्लस R प्लस L, मतलब एलसीएम लिया गया है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। R से R कैंसिल हो गया, जो कैंसिल हो सकता था वो कैंसिल हो गया, ये आ गया Q इंटू 2L। Q इंटू 2L हमारा किसके इक्वल होता है, P के इक्वल होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 1/4πε0 P अपॉन R² माइनस L² आ जाएगा। तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4πε0 P अपॉन R² आ गई। क्लियर है बेटा, हर एक चीज़ समझ में आ रही है, कहीं कोई डाउट तो नहीं है। तो ये यहाँ से इतनी वैल्यू ये आ गई। फिर आता है किसके लिए, एक्सियल हो गया, अब इक्वेटोरियल के लिए आता है। तो इक्वेटोरियल के लिए तो देखो सिंपल है, ये देखो यहाँ पे इक्वेटोरियल की अगर तुम बात करोगे तो यहाँ पे -Q के लिए और +Q के लिए, यही तो लिखोगे। तो जब हम -Q और +Q के लिए लिखते हैं तो -Q के लिए तुम्हारा कितना आ जाएगा, K -Q अपॉन X होता है ना। तो यहाँ पे ये R है, ये L है, तो ये कितना हो जाएगा, X मान लो इसको, क्योंकि कटना ही है तो क्या जरूरत है इतना लिखने की, प्लस
के क्यू अपॉन एक्स, ये कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। एक एक चीज समझ में आ गई ना बेटा। ठीक, अगला देखो, अगला आता है एट एनी पॉइंट। इसका डायग्राम थोड़ा ढंग से देख लेते हैं और जूम कर लेते हैं ताकि दिखने में दिक्कत ना हो तुम्हें। ये देखो, ये डायग्राम है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एक एक करते हुए पॉइंट बताने। जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये पी पॉइंट है जो कि ना तो एक्सियल पर है ना इक्वेटोरियल पे, और इसकी जो पोजीशन दिया गया है, अलाइनमेंट दिया गया है, वो कितना है, थीटा है। अब ये थीटा है तो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने बस एक परपेंडिकुलर डाल दिया। हमने एक बी से एक परपेंडिकुलर डाला तो वो ओ पे मिला, और इधर से ए से एक डाला तो वो मिला यहाँ पे एन पे। ठीक, अब एजम्पशन से हमने क्या किया कि भाई ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी, ऐसे ही AP जो होगा वो PN के इक्वल होगा, बड़ी बड़ी जो साइडें हैं वो इक्वल हो जाएंगी। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे इसको M माना हुआ है तो OP की वैल्यू जो होगी वो तुम्हारी कितनी हो जाएगी, MP माइनस OP। ये चीज समझ में आई, वो कितना हो जाएगा, MP माइनस OP हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमें AP और BP की वैल्यू निकालनी थी। तो देखो यहाँ पे एजम्पशन हमने ले लिया, और एजम्पशन लेने के बाद सॉल्व करते हुए चले आए। AP जो था वो MO प्लस OP हो जाएगा, और BP इतना हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो बना के दिखा देता हूँ, नहीं तो तुम लोग कहोगे कि जो है सब कुछ जल्दीबाजी में छुटवाए दे रहे हैं सर, हैं। ये तुम्हारा हुआ AB, ठीक, ये था M, ये इधर से एक साइड गई हुई थी, ठीक, इसको P मान लिया, इधर O था, तो तुम्हारा यहाँ पे ऐसे ही इधर थी, और ये किसको साइड में लाया हुआ था, इसको यहाँ से ऐसे में लाया हुआ था। ये 90 डिग्री था, ये थीटा था, यही तो था। और ये हमें पता है डाइपोल की लेंथ है कितनी है, आधी लेंथ है, तो L हो जाएगा। हमें OM चाहिए था, ठीक। एक्चुअल में हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था OP। तो OP की वैल्यू जो होगी, ठीक, OP की वैल्यू देखो जो होगी वो कितनी हो जाएगी, वो यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग। तो OP की वैल्यू हो जाएगी MP माइनस OP हो जाएगी, MP माइनस OM हो जाएगी, और OM की वैल्यू यहाँ से L cos थीटा प्लस R, और ये निकाल ली गई। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे देखते हैं। आगे देखोगे तो यहाँ पे और सारी चीजें भी अभी हमें करनी पड़ेंगी। तो हमने क्या किया, बस इसको कैलकुलेट किया और ये वैल्यू निकालते हुए चले आए। ठीक, सारी चीजें समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। फिर बस उसके बाद कैलकुलेशन किया, एलसीएम लिया और सारे आंसर निकल आए। इसको ना एक बार कॉपी में तुम लोग अभी लिखना, अभी जब लिखोगे तो उसमें जो जो डाउट आ रहे होंगे वो समझ में आ जाएंगे, कहाँ पे गलती होने की पॉसिबिलिटी हो रही है। ठीक है, अभी तुम लोग इसका कर लेना, आराम से हो जाएगा तुमसे। ठीक, अगले पे आते हैं। अगला देखो क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में हमें क्या चाहिए, हमें रिलेशन चाहिए। तो डीवी की वैल्यू यहां से निकालनी है। तो ये वाली प्रूविंग कर लेते हैं, देखते हैं फिर। तो देखो डीवी इक्वल टू कितना होता है, डब्ल्यू बाई क्यू होता है, इतना हमें पता है ना। डीवी इक्वल टू कितना होता है, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। अब डब्ल्यू जो होगा, डी डब्ल्यू जो होगा, यहाँ पे डी लिखना चाहिए, चीज लिख लिया करो। नोट्स पहले देखो, करने का मतलब क्या है, पहले देख लो, है ना। जो भरोसा करते हो वो पहले ही प्रिंट आउट निकाल लो, और प्रिंट आउट निकालने के बाद एक एक चीज देखते जाओ, बस आवाज सुनते जाओ, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा तुम्हारा भी। 1 घंटे के अंदर खत्म भी तो करना है यार। डीवी इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट हो गया, तो यहां से आ गया माइनस एफ डॉट डी आर अपॉन क्यू नॉट।
तो ये हो गया माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, एफ की वैल्यू क्या हो गई, क्यू ई हो गई, और क्यू यहाँ से कट गया, तो एफ अपॉन क्यू को ही क्या बोल दिया गया, सीधे ई बोल दिया गया। समझ में आया इतना? तो जब इतना समझ में आ गया है तो यहाँ पे dv की वैल्यू आ गई माइनस ई डी आर कॉस थीटा, और इसी को हमने लिख दिया माइनस ई कॉस थीटा डी आर आ गया, माइनस ई कॉस थीटा ये डी आर हो गया। और ई कॉस थीटा जो होगा वो क्या होगा, ई पैरेलल हो जाएगा, ई पैरेलल इंटू डी आर। तो ई पैरेलल की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस डी वी बाई डी आर। इतना ध्यान रखना ये ई पैरेलल है, ठीक है ना। ई पैरेलल की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस डी वी बाई डी आर आ जाएगी। और अगर हम केवल एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ से dv की वैल्यू आ जाएगी माइनस ई डी आर, और e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस डी वी बाई डी आर हो जाएगी। समझ में आया? हर एक चीज समझ में आ रही बेटा? कहीं कोई डाउट तो नहीं है किसी को? कहीं कोई डाउट नहीं है तो देखो यहाँ तक नोट कर लो। तो देखो यहाँ तक हो चुका था। अब नेक्स्ट प्रूविंग आती है वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम डाइपोल को रोटेट करते हैं तो कितना वर्क डन होगा, इसकी यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले इसको समझा देते हैं तुम्हें कि अगर हम किसी भी डाइपोल को रोटेट करते हैं, ठीक है ना, किसी भी डाइपोल को देखो यहाँ पे अगर हम रोटेट कर रहे हैं तो भाई रोटेट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ एक्सटर्नल इंसान तो चाहिए ही होगा। और जब भी रोटेट करते हैं तुम्हें पता है डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आती है, टाउ इंटू डी थीटा आती है। इतनी बात तुम्हें पहले से पता है। ठीक, तो यहाँ पे हमें पता है प्रूविंग की स्टार्टिंग कहाँ से होने वाली है, डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा से होने वाली है। अब टाउ की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, पी ई साइन थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा पी ई साइन थीटा डी थीटा। और हमें डी डब्ल्यू से क्या निकालना है, डब्ल्यू निकालना है। तो हमें जाहिर सी बात है क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना ही जाना है। तो थीटा 1 से कहाँ तक चला जाएगा, थीटा 2 तक चला जाएगा। ये हो गया पी साइन थीटा का इंटीग्रेशन बेटा पता होगा। बायो वाले जिनको नहीं पता है तो जान लो साइन थीटा का होता है माइनस का कॉस थीटा। कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। क्लियर है इतनी बात? फिर उसके बाद माइनस बाहर निकाल लिया, ये तुम्हारी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगी। तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। माइनस को अंदर भेज दिया तो ये हो गया पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। क्लियर है इतना? कहीं भी कोई डाउट तो नहीं है किसी को? एक एक चीज समझ में आ रही है ना बेटा? बस यही चीज समझ में है। अगर एक एक चीज समझ में आ रही तो प्रूविंग होगी, क्यों नहीं होगी? उसमें अभी से मैं बताने लगूं कि यही इंपॉर्टेंट है और नहीं आई मान लो, बोर्ड का मामला, एक एक नंबर का भी तो रिस्क नहीं ले सकते, तो इसलिए करना तो पूरा ही चाहिए हमको। ठीक, तो यहाँ पे ये W का फॉर्मूला आ गया पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। क्लियर है ये सारी बातें? अब इसके बाद देखो पोटेंशियल की प्रूविंग पूरी खत्म हो गई है। इसी में एक क्वेश्चन ये भी आता है, एक केस बना दिया जाता है जो कि इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए तुम लोगों को। अगर यहाँ पे थीटा 1 की वैल्यू, ठीक है, अगर यहां पर थीटा 1 की वैल्यू ये 0 डिग्री होगी और थीटा 2 की वैल्यू मान लो थीटा है, तो W की वैल्यू आ जाएगी PE 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई क्वेश्चन में हमेशा 0 डिग्री से ही स्टार्ट करते हैं। तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, PE 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगी। तो पोटेंशियल तक की प्रूविंग पूरी समझ में आ गई तुम्हें? कोई डाउट तो नहीं है? अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, तो देखो कैपेसिटेंस में सबसे पहले तो भाई सीबीएसई वालों के लिए कोर्स में नहीं है ये वाली प्रूविंग, लेकिन फॉर्मूला है। लेकिन आईएससी वालों के लिए प्रूविंग इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना इसको। यहां पे अगर हम बात करेंगे तो देखो ध्यान से, तो ये तुम्हारा Q की वैल्यू जो सबसे पहले आता है कि अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, कितना एनर्जी स्टोर्ड हो रही है कैपेसिटर के अंदर, तो जो फॉर्मूला है वो तो आता है U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ठीक है ना? कैसे आता है ये देख लो भाई। कभी भी जब कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटर होता है एक चार्ज को स्टोर करने के लिए बकेट जैसे होती है, तो स्टोरेज कैपेसिटी को ही बोलते हैं कैपेसिटर। जैसे मान लो घर में बकेट होती है तो बकेट क्या करती है, पानी को स्टोर करती है।
पानी को स्टोर करती है। अब बताओ अगर हम उसमें टैप ऑन है तो लगातार पानी का लेवल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा ना। तो बताओ पानी क्या कांस्टेंट है, नहीं कांस्टेंट है। तो इसका मतलब चार्ज जो होता है वो वेरिएट कर रहा होता है। तो जब चार्ज वेरिएट कर रहा है तो हम लोग डी डब्ल्यू की वैल्यू हम लोग लिखेंगे क्यू डी क्यू या वी डी क्यू लिख लेंगे, ठीक है। और इंटीग्रेट करना है इसको, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू आ गया वी, क्यू की जगह लिख दिया डी की जगह सी वी लिख दिया, तो ये आ गया सी वी डी वी। ठीक, इतना समझ में आया, यहां तक समझ में आ गई ना हर एक चीज। तो अब जब यहां तक समझ में आ गई है तो हम या तो यहां से इंटीग्रेशन कर लें, या अगर हमें v ही हटाना है तो हम वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से प्रूविंग कर सकते हो। अगर तुम्हें यहां से करनी है तो यहां से हो जाएगी, नहीं तो वहां से कर लो। तुम लोगों के जो लेवल पे बताई गई है वो चार्ज को स्टोर करके बताई गई है, तो हमेशा यहां से करनी चाहिए हमें, ठीक है ना। तो क्लियर है इतना, कहीं कोई डाउट तो नहीं है किसी को। तो देखो हम लोग स्टार्टिंग वहीं से होगी डी डब्ल्यू से ही। डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी लिखेंगे, डी डब्ल्यू की वैल्यू लिख देंगे वी डी क्यू, और v की वैल्यू क्या होती है, q बाई सी होती है ना, तो आ जाएगा q बाई सी और डी क्यू। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो देखो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन किया हुआ है, तो ये आ गया w इक्वल टू क्यू बाई सी डी क्यू, और 1 बाई सी कॉमन ले लिया। q डी क्यू का इंटीग्रेशन होता है बच्चे क्यू स्क्वायर बाई टू, है ना, कहीं पर भी x dx लिखा हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, और लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 0 से लेके q तक जाएगी, क्योंकि शुरुआत में कोई भी चार्ज नहीं है। क्लियर है इतना। तो जब वैल्यू पुट करोगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा w इक्वल टू 1 बाई टू क्यू स्क्वायर अपॉन सी आ जाएगा। क्लियर है इतना, एक एक चीज समझ में आ रही बेटा, कहीं कोई डाउट तो नहीं है। लिखोगे ऐसे ही आराम से, डायग्राम बनाओगे, पेपर में पूरे नंबर मिलेंगे, ये मत सोचना। जो बेसिक चीज है वो लिख दी है हमने, जैसे लेट क्यू इज चार्ज इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू द कंडक्टर, है ना, ये सब एक दो लाइनें लिखनी पड़ती हैं बोर्ड पेपर में। अगला देखो, अब इसी के 3-4 वो बना दिए गए, तो u की वैल्यू आ गई 1 बाई टू क्यू वी, यू इक्वल टू 1 बाई टू सी वी स्क्वायर, और यहां से 1 बाई टू क्यू स्क्वायर बाई सी आ जाएगी, ठीक है। तो ये यहां से इतनी प्रूविंग हो जाएगी। समझ में आ गई बात। अगला देखो, ये इंपॉर्टेंट प्रूविंग है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो पार्शियली फिल्ड है वो तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये वाली देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद करते हैं। अगर मान लो यहां पर हमें क्या करना है, हमें निकालना है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हमें उसका क्या करना है, कैपेसिटेंस निकालना है। तो हमने तुम्हें ये पहले से ही बता रखा है कि जब भी कैपेसिटेंस निकालना हो, ठीक, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बच्चे क्या होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू क्यू बाई वी। हमारा पूरा फोकस इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था वो क्या था, पोटेंशियल था। तो हमारा पूरा फोकस होना चाहिए कि पोटेंशियल किसी तरीके से निकल आए। अब पोटेंशियल हमें डायरेक्ट फॉर्मूला तो पता नहीं था, लेकिन हमें यह पता है कि V का फॉर्मूला E इंटू डी होता है, ठीक है। अब अगर हमें E पता चल जाए तो हमें V पता चल जाएगा। तो E देखो क्या होता है, गॉस थ्योरम में पढ़ा था हम लोगों ने, E की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एफ साइलेंट नॉट, अगर एयर है, लेकिन अगर मीडियम है तो K और आ जाएगा, तो सिग्मा अपॉन के एफ साइलेंट नॉट इंटू डी हो जाएगी। यहां तक बात समझ में आ रही है। तो अब ये V की वैल्यू जब आ गई है तो C की जगह पुट कर देंगे। तो देखो C इक्वल टू क्या हुआ, Q अपॉन V हुआ ना, Q की जगह कितना डाल देंगे, सिग्मा इंटू ए, और V की जगह बच्चे कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन के एफ साइलेंट नॉट इंटू डी। तो देखो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, तो C की वैल्यू आ गई के एफ साइलेंट नॉट ए अपॉन डी। ये आ जाएगी अगर हमारा कैपेसिटेंस क्या है, फुल्ली फिल्ड है, अगर पूरा का पूरा भरा हुआ है तब तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। अगर वैक्यूम होगा तो K गायब कर देंगे, कोई नया फॉर्मूला थोड़ी ना याद करेंगे। C इक्वल टू हो जाएगा एफ साइलेंट नॉट ए अपॉन डी हो जाएगा, ठीक। एक एक चीज समझ में आ गई। तो वही लिखा हुआ था कि अगर वहां पर वैक्यूम होगा तो ये आंसर आ जाएगा उसका, एफ साइलेंट नॉट ए बाई डी। तो इस पेज में कोई डाउट है किसी को। प्रूविंग तुम्हारी देखो लगातार होती जाएंगी, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरे चैप्टर की बनाएंगे, फिर उसके बाद मैग्नेटिक की, फिर एसी में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें, इसमें डेरिवेशन ही नहीं है,
जो जो इंपॉर्टेंट है वहां पे समझने के लिए, इसीलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। और चैनलों में देखोगे तो एक एक दो दो घंटे में उन्होंने डेरिवेशन खत्म कर दी है, लेकिन यहाँ पे केवल डेरिवेशन के अलावा भी हमें जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, जो केसेस बनते हैं, वो सारे भी हम कवर कराते हुए चल रहे हैं। क्योंकि जितनी बार सुनते जाओगे, एक वीडियो अलग से आएगी जिसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस ही बताई जाएगी, ठीक है ना। लेकिन जितनी बार तुम सुनते जा रहे हो, बस तुम हमारी वीडियो चला करके और ये नोट्स प्रिंट आउट करा करके रख लो और सुनते जाओ, अपने आप तुम्हें हर एक चीज समझ में आने लगेगी, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये वाली प्रूविंग जिसमें पार्शियली फिल्ड है, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्शियली फिल्ड वाली जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखो ये कैसे कर रहे हैं। अब अगर हम यहां पे करते हैं, हमें क्या है, पार्शियली फिल्ड करना है। तो पार्शियली फिल्ड में क्या होगा, जैसे कि डायग्राम बनाया ही हुआ इन्होंने, तो देखो C इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा वी होता है, ठीक है। ये हमें पता है C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन डेल्टा वी। Q की वैल्यू तो वही है सिग्मा ए। अब यहाँ पे देखो डेल्टा वी, एक पॉइंट है A हमारे पास और एक क्या है, C है। तो डेल्टा वी हम क्या लिख दें, VA माइनस VC लिख देते हैं, ठीक। अब बीच में जो इंटरमीडिएट आ रहा है वो क्या आ रहा है, B आ रहा है ना। तो हमने थोड़ा सा इसको दिमाग लगाया, तो हमने क्या किया, VA माइनस VC हम अलग से निकाल लेते हैं, तभी हम वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। एक साथ ना करो, नहीं तो दिक्कत होगी तुम्हें। तो अगर हम VA माइनस VC हम निकालना है, तो हम बेटा इसको ये भी तो लिख सकते हैं, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC। इतनी बात समझ में आ गई। मतलब हमने B से सब्ट्रैक्ट भी कर लिया और B से ऐड भी कर दिया। अब एक एरिया हमने दे दिया VA माइनस VB का और एक दे दिया VB माइनस VC का। अब VA माइनस VB जो है उसमें देखो मीडियम है, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा E मीडियम इंटू कितनी विड्थ है उसकी, T है, प्लस इसका क्या हो जाएगा, E एयर इंटू एयर की डिस्टेंस कितनी है बेटा, D माइनस T। समझ में आ रहा है। अब E मीडियम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K एप्सिलॉन नॉट इंटू T, प्लस इसका हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस T। तो यहां से सिग्मा कॉमन ले लिया, ठीक है, सिग्मा कॉमन ले लिया, एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन है, वो भी ले लिया। तो ये हमारा बचा D माइनस T प्लस T बाई के। ये बात समझ में आई। तो हमारी ये डेल्टा V की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या कहा था, पूरे प्रूविंग में हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, डेल्टा V निकालने पे होना चाहिए। और जिस दिन तुम्हारा डेल्टा V आ गया उसी दिन 1-2 सेकंड के बाद आंसर भी दिखने लगेगा। तो यहां पे C की वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन डेल्टा V। Q की वैल्यू सिग्मा A है और यहां से डेल्टा V की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाई के। एक एक बात समझ में आ रही बेटा। देखो कॉपी में लिखा हुआ है उसके बाद भी तुम्हें बता रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे सामने कैलकुलेशन जब होती है तो एक अलग सा समझ में आता है कि हाँ ये चीजें हो रही हैं। तो जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं अलग से करा रहा हूँ, साथ ही साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है वो वहीं पे समझाई जा रही है। और जो जो लाइन बचा सकते हैं टाइम, वो भी हम देख रहे हैं उसको, ठीक है। तो सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। क्लियर है मेरे बच्चे, सबको एक एक लाइन, कहीं कोई डाउट तो नहीं है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा डी माइनस टी प्लस टी बाई के। मेटल्स के लिए एक नंबर का क्वेश्चन आता भी है, मेटल्स के लिए के की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। तो मेटल्स के लिए डायरेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है इतना, कहीं कोई डाउट तो नहीं है किसी को, ठीक है, कहीं भी कोई डाउट नहीं है ना। चलते हैं आगे, फिर समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है ये, लिख लीजिएगा आप लोग अपने नोट्स में। फिर आता है सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लो, ऐसे ही समझा दे रहे हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में मान लो कैपेसिटर जो है वो क्या लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। सीरीज का मतलब बेटा होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने का, शुद्ध हिंदी में जान लो, केवल एक ही रास्ता है, ठीक है। अगर एक ही रास्ता है, वन वे है, तो वो हमारा कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। मल्टीपल वे होते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे इस जगह से इस जगह तक जाना है, तो अगर मान लो एक ही रास्ता है, हर एक कैपेसिटर से मिलके जाना है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर अलग अलग रास्ते हैं तो वो हमारा किस में हो जाएगा, वो कहलाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन।
तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो सेम रहता है, इसमें यहाँ पे एक दो पॉइंट लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में जो सेम रहता है हर कैपेसिटर के अक्रॉस, वो रहता है चार्ज, और जो वेरिएबल होता है वो होता है वोल्टेज, ठीक है। वो क्या होता है, वोल्टेज होता है। तो यहां से आ जाएगा v इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। तो v की वैल्यू हो जाएगी q बाई सी वन, क्यू बाई सी टू, क्यू बाई सी थ्री। क्यू इधर ले लिया तो ये आ गया v बाई क्यू इक्वल टू वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू प्लस वन बाई सी थ्री। तो यहाँ से वन अपॉन सी इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री आ जाएगा। और अगर कैपेसिटर लगे हैं सीरीज में तो नेट इक्विवेलेंट जो आता है, सी इक्विवेलेंट जो होता है, वो लेस देन होता है किससे, C1 से, C2 से, C3 से। मतलब अगर तुम्हें कैपेसिटेंस की वैल्यू को कम करना है तो तुम्हें उनको किस में लगाना पड़ेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाना पड़ेगा। यही रूल होता है। क्लियर है बच्चे, ये सारी चीजें समझ में आ गई, कहीं कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो क्या होता है बच्चे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे ये तुम्हारा एक जगह से दूसरी जगह जाना था, यहाँ पे एक वोल्टेज दिया हुआ था, बैटरी लगी हुई है मान लो यहाँ पे। तो यहां से क्या हुआ, चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पे Q1 चार्ज पहुंचा, यहाँ पे Q2 पहुंचा, और यहाँ पे कितना पहुंचा, Q3 पहुंचा। तो ये जो था ये क्या था, चार्ज की वैल्यू थी, ठीक। अब हमें क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि पैरेलल में, लिख लेते हैं यहाँ पे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा वोल्टेज जो होता है हर कैपेसिटर के अक्रॉस, जो वोल्टेज होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। और जो चार्ज होता है वो क्या होता है, वो डिफरेंट होता है, ठीक है। मतलब चार्ज की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी, लेकिन जो वोल्टेज होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। जो डिफरेंट होती है या वेरिएबल होती है, प्रूविंग की स्टार्टिंग वहीं से करते हैं। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या था बेटा, वहां पे वेरिएबल था Q। तो यहाँ पे आया Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो यहाँ पे Q1 की वैल्यू हो गई C1V, C2V, C3V। V कॉमन ले लिया और V को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो Q बाई V जो आया ये आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। और यही हमारा क्या हो जाएगा, C इक्वलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 आ जाएगा। क्लियर है, हर एक चीज समझ में आ रही बेटा सबको, कहीं कोई डाउट तो नहीं है? तो अब हमारी ये यूनिट 1 जो थी उसकी पूरी प्रूविंग हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्टिंग करेंगे किसकी, करंट इलेक्ट्रिसिटी की करेंगे। तो पहले ये हमारी डेरिवेशन की सारी वीडियो तैयार हो जाएगी, फिर उसके बाद जैसे ही पेपर पास आएगा तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होंगी उसकी करा दी जाएंगी तुम्हें, तो वो हमारी एक आध घंटे में कंप्लीट हो जाएंगी। अभी लेकिन टाइम दो, है ना। अभी तो टारगेट हमेशा हाई रखो कि इतने मार्क्स ला सकते हैं। अभी अगर लास्ट में लगता है तो भाई वहां पे कट शॉर्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर अभी से तुमने टारगेट छोटा कर दिया तो धीरे धीरे तुम्हें क्या होगा, पास होने के भी लाले पड़ जाएंगे। क्लियर है इतना? तो तब तक के लिए बेटा गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।